नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में हाजिर हैं दिन भर का और दुनिया भर का सभी खेल एक्शंस लेकर आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में। राशिद हूं आपके साथ और मेरे साथ हैं स्टूडियो में हमारे खेल एक्सपर्ट श्री रुपिंदर सिंह, जाने माने खेल विश्लेषक हैं आप। स्वागत है स्पोर्ट्स आवर में सर। धन्यवाद राशिद। तो करते हैं शुरुआत और एक नजर पहले आज की खेल सुर्खियों पर। एंटीगा में गुरुवार से पहला टेस्ट मैच होगा शुरू। 5 गेंदबाजों को आजमा सकते हैं विराट कोहली। हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का निधन, ड्रिबलिंग के लिए दुनिया भर में थे मशहूर। रूस के रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने पर से कायम। और सानिया मिर्जा ने जोड़ीदारों के साथ शुरू की रियो ओलंपिक की तैयारी। टेस्ट मैच क्रिकेट की बात सबसे पहले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला गुरुवार से शुरू हो रहा है। एंटीगा के विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हो जाएगी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्ट गुरुवार को एंटीगा में शुरू हो रहा है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया आक्रामक खेल दिखाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर मेजबान टीम घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। इस टेस्ट में भारत के मुख्य कोच कुंबले 5 गेंदबाजों को अपनाने का फैसला कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 4 विशेषज्ञ गेंदबाजों के अलावा रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। कप्तान विराट कोहली के अलावा मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की मौजूदगी में टीम इंडिया की बल्लेबाजी मजबूत नजर आ रही है। वहीं गेंदबाजी में आर अश्विन भारतीय आक्रमण की कमान संभालेंगे। इस टेस्ट में अमित मिश्रा भी टेस्ट में वापसी कर सकते हैं। भारत इससे पहले 2006 और 2011 में वेस्टइंडीज टीम को उसके ही मैदान पर टेस्ट सीरीज में हरा चुका है। ऐसे में कोहली और कुंबले की जोड़ी जीत का हैट्रिक जमाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर जैसन होल्डर की कप्तानी में वेस्टइंडीज की युवा टीम भारत को तगड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत के अंदर आज जो क्रिकेट का जुनून है, स्ट्रक्चर है, या जिस तरह की भी भारतीय क्रिकेट है आज के दौर में, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं वेस्ट इंडीज के साथ। 83 की विश्व कप की हम बात करें या टेस्ट मैचेस को लेकर बात करें तो कई सारे दौरे हुए हैं। खासकर अनिल कुंबले का भी जिक्र करें तो एक टाइम देखा था कि जॉ टूट गया था इनका और वो वेस्ट इंडीज के ही मैदान थे। अब अनिल कुंबले एक नई भूमिका के अंदर है, तो ओवरऑल एक ओवरव्यू आपका सर अनिल कुंबले को लेकर और भारत और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट संबंधों को लेकर। क्रिकेट संबंधों को लेकर एक चीज़ जाहिर है कि कल ड्रेसिंग रूम में इंडियन टीम से मिलने गए सर विवियन रिचर्ड्स, तो उसी से समझ आता है कि कैसा पलड़ा बदला है इतने सालों से। 83 भी तो हम लकी थे वो वनडे जीतने के लिए वर्ल्ड कप में। डेफिनेटली वेस्ट इंडीज बेटर टीम थी। वही चीज़ इंडिया दोहरा रही है कि इंडिया बेटर टीम थी पर T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीत के चली गई। बट एज फार एज क्रिकेट गोज वेस्ट इंडीज का डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हुआ है। भारत कंसिस्टेंटली अच्छा खेलता जा रहा है और डेफिनेटली द बेटर साइड है जब उधर जा रहे हैं। कुंबले का कोच के दौर में होना, लेजेंडरी परफॉर्मर, थिंकर ऑफ द गेम, ह्यूमिलिटी, जो विराट की एग्रेसिव के साथ बहुत अच्छा बैलेंस देगा। यंगर प्लेयर्स को एट होम फील कराना, सबको साथ लेके जाना, उन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। और ऑलरेडी आपने बोला है अपने नैरेटिव में कि 5 बॉलर्स लेने की सोच रहे हैं। ये सोच ही एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, अग्रेसिव सोच है जो भी बॉलर। और दूसरी बात मैं चाहूंगा कि वो जो सिलेक्शन करे बॉलर की, टेस्ट क्रिकेट में प्लीज डू नॉट गो फॉर ऑलराउंडर्स एंड डोंट थिंक कि दिस मैन विल डू बैटिंग, दिस मैन विल डू बॉलिंग। वी डोंट वांट पार्ट प्लेयर्स, वी वांट स्पेशलिस्ट। अनिल कुंबले 5 प्लेयर वैसे होने चाहिए जो विकेट ले। ये नहीं कि यार ये हमारा नेगेटिव बॉलर है, ये रन रोक के रखेगा। चाहिए नहीं ऐसा। बी अग्रेसिव, यू आर द बेटर टीम, दे आर प्लेइंग रूकीज, दे हैव नो चांस इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई आर यू अफ्रेड। अभी हाल में हमने देखा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में, एक लेग स्पिनर ने पूरा मैच जिता दिया पाकिस्तान को। वैसे स्पिनर हमें चाहिए जो आउट करे।
ना कि रन सेव करते रहे। आप एक संकेत कर रहे हैं। अनिल कुंबले खुद में लेग स्पिनर थे और उनके अभी पाकिस्तान के टेस्ट मैच का भी जिक्र किया आपने, यासिर शाह ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, और अमित मिश्रा यहाँ पर हैं, तो क्या अब अमित मिश्रा के लिए एक बेहतर दौर आ गया है क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कोच खुद लेग स्पिनर है एंड कैप्टन भी अग्रेसिव और विकेट लेने की बातें कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि मैं समझता हूँ लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर इतना नहीं, जो परफॉर्मर है जो विकेट ले सकता है उसको बॉलिंग के लिए खिलाओ। ऐसा बिट्स एंड पार्ट्स प्लेयर स्टुअर्ट बिनी को डाल दिया जी, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, ऐसी चीजें टेस्ट में कम से कम नहीं होनी चाहिए। चलो वनडे में तुम ले सकते हो, 20s में ले सकते हो, पर टेस्ट में टेक स्पेशलिस्ट, 5 बॉलर, 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर जो वैसे भी तुम्हारा अच्छा क्या बैट्समैन। 3 स्पिनर्स ले सकते हैं अनिल कुंबले और विराट कोहली? मेरे हिसाब से 3 लेने चाहिए अगर तीनों विकेट टेकर है, पर मेरे हिसाब से जडेजा कोई विकेट टेकर नहीं है और ठीक है। उसको बहुत दिनों से एडजस्ट करके रखा हुआ है। मुझे याद है एक 5 मैच सीरीज थी न्यूजीलैंड में, ठीक है, और अमित मिश्रा को एक में भी नहीं खिलाया और हम 4 मैच हारे थे, और एक मैच में जडेजा ने कुछ इनिंग्स खेला था, विकेट नहीं लिए थे, और उस इनिंग्स से वो और अश्विन ने इंडिया को एक टाई दिलाया था, पर हम 4-1 वो वनडे सीरीज हारे थे। अमित मिश्रा को नहीं खिलाया, तो वो मैनेजमेंट होपफुली अब ऐसा नहीं है ठीक कि है। इसको खिलाना है और उसको नहीं खिलाना है, जो परफॉर्मर है उसको खिलाना है। जो विकेट्स हैं, कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज की अब उतने तेज रह नहीं गए, तो ऐसे में जडेजा काइंड ऑफ बॉलर्स इफेक्टिव हो सकते हैं, ये एक रणनीति हो सकती है भारतीय ड्रेसिंग रूम की। जैसा मर्जी सोचे, पर मैं वैसे नहीं सोचता हूँ, क्योंकि आज तक जिन्होंने टेस्ट में कभी विकेट नहीं लिया वो कुछ नहीं करने वाले। वेस्ट इंडीज की विकेट्स स्पिन को असिस्ट नहीं करती है। वेस्ट इंडीज की विकेट्स थोड़ी स्लोअर डेफिनेटली हो गई हैं, पर स्पिनर्स को असिस्ट नहीं करती है। स्पिनर्स को अपनी स्पिनिंग से जिताना होगा। यासिर शाह खाली कॉन्टिनेंट में अच्छा नहीं बॉलिंग कर रहा है, इंग्लैंड में भी जाके कर रहा है। यहाँ अश्विन जी इंडिया में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट के बाद तुम्हारे बेस्ट प्लेयर को निकाल देते हैं। और लेवल ऑफ हाई इन बॉलिंग बहुत लो हो चुका है स्पिनर्स का, खास करके जहां पे इंडिया का दबदबा था। इमेजिन करो टीम्स जाती थी वेस्ट इंडीज में, बिशन बेदी, इरापल्ली, प्रसन्ना, वेंकटरागन, चंद्रशेखर। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात कही गई इस टेस्ट सीरीज में, चंद्रशेखर के बाद एक लेग स्पिनर 10 विकेट ले रहा था इंग्लैंड में। तो भारत का कितना डर्थ हो गया है, या जो है उसको नहीं खिला रहे हो। करते करते ये सिचुएशन आ गया है कि अब अपने को प्रूव करो कि तुम्हारे बॉलर्स हाई क्वालिटी के हैं, विकेट भी ले सकते हैं, और तुम खाली वनडे और T20 जीतने वाला नेशन नहीं बन गए। जिस तरीके से अनिल कुंबले ने गेंदबाजी कराई है नेट्स पर गेंदबाजी करवा रहे हैं पूर्व संध्या पर, तो ऐसे संकेत है कि अमित मिश्रा शायद 11 के अंदर शामिल होंगे, और आपने भी काफी हद तक उनकी वकालत कर दी है यहाँ पर। लेकिन मैंने नहीं करी, उनकी परफॉर्मेंस वकालत कर रही है, वो विकेट टेकर हैं। और फिर ऐसे कंडीशंस में जबकि वेस्ट इंडीज भी कौन खिला रहे हैं, देयर बेस्ट बॉलर इज देवेंद्र बिशू, वो भी लेग स्पिनर है। क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि ये कंडीशंस में स्पिन भी थोड़ा सा असर कर सकता है, बट प्रोवाइडेड स्पिनर अटैकिंग हो, विकेट लेने के लिए बॉलिंग करे, बॉल को टॉस अप करे, ये नहीं कि आड़े हाथ से लाके नीचे से डेल दे कि रन ना दे। वो सब स्ट्रैटेजी बॉलर के मन में होनी चाहिए, और लकीली कुंबले को वो सब आता है, एंड आई होप ही ब्रिंग्स इट टू द टेबल। कॉटनी वॉल्स ने कहा है कि भारतीय तेज गेंदबाजों को यहाँ गेंदबाजी करने के अंदर मजा आएगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं भारतीय पेसर्स को आप? देखने वाली बात है, क्योंकि जब भी जाते हैं इतनी इनकंसिस्टेंसी की तुम किसी भी पेस बॉलर को सेटल्ड नहीं कह सकते। कभी कोई जाता है, ईशांत एक टेस्ट में इंग्लैंड में लॉर्ड्स जिता दिया, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 में कुछ नहीं कर पाए। वैसे ही उमेश यादव बहुत पेसी हो जाते हैं, पर लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं होता, पिट जाते हैं, फिर बीच बीच में प्लेयर बदलना पड़ता है। तो कौन सा ऐसा पेस बॉलर है आप बताओ जिसपे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको खिलाएंगे तो कम से कम बेसिक्स तो ठीक करेगा, लाइन लेंथ तो ठीक डालेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हाल में देखा आपने कि लॉर्ड्स में 3 लेफ्ट आर्म पेसर खिलाए, तीनों एक से बढ़िया एक पाकिस्तान के, राहत अली, वहाब रियाज, मोहम्मद अमीर नॉट सो गुड in his debut match after 6 years, थोड़ा सा perhaps emotional,
बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अप्रिशिएटिव थी, और अप्रोच कि विकेट लेना है, ठीक है, ये अगर भारत करेगा तो भारत भी कर सकता है। ठीक बात है। हालांकि कमजोर है ओपोनेंट वेस्ट इंडीज का, लेकिन अगर बल्लेबाजों की बात करें तो ओपनिंग स्लॉट पर कुछ तब्दीली आप मान रहे हैं? मैं चाहता हूं कि कमजोर अपोनेंट है यहाँ पे, न्यू कमर्स जो इन फॉर्म है, जैसे मैंने कहा, ये नहीं अरे वो शिखर और मुरली हमारे इस्टेब्लिश्ड पैर हैं, पहले इनको उतारो, ये फेल करेंगे तो राहुल को चांस देंगे वगैरह वगैरह, ऐसी थिंकिंग ना हो के अभी बेस्ट फॉर्म में कौन है जी, उसको खिलाओ ठीक। irrespective of the name. और I am more interested in people, in selectors, in coaches and in captains trusting the younger blood and giving them an opportunity at the right time. ये नहीं कि वो बेचारा घिसता रहे, ड्रिंक्स ही उठाता रहे और फिर रिटायर हो जाए। खैर एक सौरव गांगुली भी थे जिन्होंने कभी ड्रिंक्स उठाया था, उसके बाद भारत के कप्तान भी बने, लेकिन ये एक कमजोर ओपोनेंट है और देखना है कि अनिल कुंबले और विराट कोहली जो कि एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के लिए, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं पहले टेस्ट मैच में। लेकिन एक दुखद खबर है उधर, भारत के मशहूर हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ समय से लिवर और किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। शाहिद 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली टीम के सदस्य थे। वो अपनी ड्रिबलिंग के लिए काफी मशहूर थे। उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। 56 साल के शाहिद 1982 के एशियाई खेलों में रजत पदक और 1986 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल थे। मोहम्मद शाहिद, पहले तो श्रद्धांजलि पूरी स्पोर्ट्स आर टीम की तरफ से मोहम्मद शाहिद को, लेकिन बाद में बात करेंगे कि क्या कंडीशंस रहीं, किस तरीके से दुनिया से विदा हुए। लेकिन खेल के मैदान पर जो उनका ड्रिबलिंग का अंदाज था और ख़ासतौर पर जफर इकबाल और कलीमुल्लाह के साथ जो एक तिकड़ी थी उनकी, उस पर आपकी राय सर, क्योंकि हम उस वक्त नहीं थे। हमारी जनरेशन के लिए तो ये लास्ट ऑफ द विजिट्स था। हमने नाम में पढ़ा, थोड़े से क्लिप्स देखे, ध्यानचंद, बलबीर सीनियर, उधम सिंह, लेस्ली क्लॉडियस वगैरह, पर जब हम लोगों ने अपने होश संभाले तब से इतना बेहतरीन प्लेयर, जो इतना फैबुलस ड्रिबलिंग करके अपोनेंट्स को स्किल से बीट करने वाला। दूसरी बात, परहैप्स इट वाज अ टाइम जब जनरेशन बदल रहा था। 1976 में शायद एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो नया जनरेशन था। शाहिद पला था ग्रास पे और वो वाली हॉकी खेलता था जो ध्यानचंद, बलबीर, उधम वगैरह खेलते थे, जिसको देखते ही बनता था, जो इतना क्वालिटी दर्शाता था कि खुशी होती थी खेल का लेवल देख के। हालांकि हमने 82 में एशियन गेम्स में देखा, भारत फाइनल हारा 1-7 से पाकिस्तान के, पर दोनों तरफ से जो खेल था वो अत्यंत लेवल का। शाहिद और जफर हमारी तरफ से, उनके सरदार हसन, सलमीउल्लाह, कलीमुल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन हॉकी जिसको कहते हैं, जो पास्ट जमाने की थोड़ा सा स्किल, थोड़ा सा चेंजिंग फॉर्म ऑफ फिटनेस, थोड़ा सा जज्बात, थोड़ा सा एरोगेंस जिसको कहते हैं, बट बेस्ड ऑन परफेक्ट स्किल, वो हम लोगों ने, वी वर फॉर्चुनेट टू सी बिफोर द एरा टोटली लैप्स्ड इनटू वन ऑफ पावर, स्पीड एंड स्ट्रेंथ। और आजकल तो डेफिनेटली ऐसा प्लेयर दिखने वाला नहीं है जिस तरह का शाहिद परहैप्स था, और परहैप्स अर्लियर भी थे जो हमने नहीं देखे। और ये हॉकी का लॉस है इन द लॉन्ग रन, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अडेप्ट करते हुए वो ब्यूटी चली गई। जैसे फुटबॉल में भी वो ब्यूटी जो पेले, मैराडोना करते थे, वो आस्ते आस्ते जाती जा रही है। एक आध मेसी है जो आज के ज़माने में भी उस तरह की फुटबॉल खेल लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, और मोहम्मद शाहिद जैसे लोगों का निधन बीमारी की वजह से या मुफलिसी के अंदर जो अपना वक्त गुजारते हैं, तो एक कुछ डिमांड भी करता है इनका इस तरीके से दुनिया से जाना। फाइनली तो थोड़ी सी देखभाल करी इन्होंने, पर हाँ मैं समझता हूँ जो भी स्पोर्ट्समैन रहे इतने हाई लेवल के, उसके बाद उनको एडजस्ट करना लाइफ में थोड़ा बहुत मेहनत सोसाइटी को और एम्प्लॉयर्स को और जो भी फेडरेशंस है उनको करनी चाहिए। हमने हाल में बहुत लोग ऐसे देखे हैं, जैसे अभी कहानी आई थी मक्खन सिंह की, जो इक्वली गुड थे और इनफैक्ट ओनली इंडियन थे जिन्होंने मिल्खा सिंह को पीक में 400 मीटर में
1963 में कोलकाता के नेशनल गेम्स में हराया था, पर ही डाइड इन पेन्यूरी। वो बेचारे ट्रक ड्राइवर थे, उनका पैर एम्यूटेट हो गया था, और उतने बुरे हाल होने के बाद लोग जागते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है स्टारडम से लेके बाद वाला, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो बहुत बेहतरीन हो। बिल्कुल, शानदार खेल के लिए याद किए जाएंगे मोहम्मद शाहिद, लेकिन जिस तरीके से दुनिया से विदा हुए, थोड़ा सा तकलीफ दे है, थोड़ा सा दुख भरा है, लेकिन सलाम करती है पूरी स्पोर्ट्स जगत की दुनिया उनको। मोहम्मद शाहिद लाजवाब प्लेयर। और उधर रियो ओलंपिक के लिए सानिया मिर्जा जोर शोर से तैयारी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने मेडल हासिल करने की उम्मीद पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। सानिया के मुताबिक वो रियो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगी और मेडल नहीं हासिल करने की स्थिति में दोबारा कोशिश करेंगी। सानिया मिर्जा रियो ओलंपिक में महिला डबल्स में प्रार्थना थोम्ब्रे और मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना के साथ खेलती हुई नजर आएंगी। तो अब सवाल यही है कि इतना गजब का प्रदर्शन एटीपीज में और तमाम ग्रैंड स्लैम्स में करती आ रही हैं अपनी पार्टनर्स के साथ, लेकिन अब प्रार्थना थोम्ब्रे हैं और सवाल है देश की इज्जत का। तो देश की इज्जत सारे साल कहाँ जाती है? जब ग्रैंड स्लैम में तो किसी फॉरेन प्लेयर के साथ खेलते हो, उसकी मदद ले लेते हो, और हाँ, दुनिया कदर करता है सानिया मिर्जा की, पर इंडिया के सिस्टम ने तो कोई और सानिया मिर्जा प्रोड्यूस नहीं किया। सानिया मिर्जा अपने फैमिली की, कृष्णन अपने फैमिली की, अमृतराज अपने फैमिली की, पेस अपनी फैमिली की। पेस अपने फैमिली की देन। तो सिस्टम क्या कर रहा है जो खाली ओलंपिक से पहले जाता है? वैसे सानिया क्लेवर अनफ है, उनने प्रोस्पेक्ट्स के बारे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानती हैं रियलिस्टिकली भारत का चांस नहीं है। बिल्कुल 15-20 दिन रह गए एंड यू आर स्टार्टिंग टू ट्रेन फॉर द ओलंपिक्स। 15-20 दिन में प्रार्थना थाम्बरे, जो कि वैसे भी इतनी हाई क्वालिटी प्लेयर नहीं है, सानिया के साथ कॉम्बिनेशन सीख के ओलंपिक में मेडल दिलाएगी, ये एक पता नहीं कहां से सोच आती है। तो उसकी तो बात ही मत करो। एंड थैंकफुली सानिया नाउ हैविंग सीन द वर्ल्ड इज इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज कि उसकी वुमेन्स में तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। क्योंकि दूसरी बात है, स्लैम्स में ऑपोजिशन इतना अच्छा नहीं होता डबल्स में। यहाँ सरीना वीनस मिलेंगी, यहाँ बेलिंडा बेंचिक, मार्टिना हिंगिस मिलेंगे, रशियंस मिलेंगे, क्रोएशियंस मिलेंगे अगर रशियंस अलाउड हुए तो, चेक्स मिलेंगे, और कितने सारे लोग अपने कंट्री के लिए इसको इम्पोर्टेंस देते हुए खेलेंगे। तो ऑपोजिशन भी उतना टफ हो जाएगा और तुम्हारी टीम वीक हो जाएगी। एक आउटसाइड चांस नजर आता है मिक्स डबल्स में, आउटसाइड चांस नजर आता है, पर वहां भी ख्याल रखना होगा बोलने से पहले कि मार्टिना हिंगिस फेडरर, एंडी मरे हेदर वॉटसन, करेक्ट, जोकोविच में भी पार्टनर करें, और ऐसे कई कंट्रीज जो लेसन नोन है, ऑस्ट्रेलियंस भी कोई अच्छा पार्टनर डालें, और इस तरह से करके जो कंपटीशन होने वाला है वो ग्रैंड स्लैम के लेवल का नहीं है, उससे ऊपर होने वाला है। और क्या बोपन्ना और सानिया पहली बारी मिलके उस लेवल पे आ पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह। तो रियलिस्टिकली मैं समझता हूं, हाँ कह सकते हैं आउटसाइड चांस इन मिक्स डबल्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑपोजिशन, एंड वुमेन्स डबल्स में नो चांस। अगर इस नजरिए से देखें तो डबल्स में तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनके ओपोनेंट रहेंगे ब्रायन ब्रदर्स, मरे ब्रदर्स, हाँ, और एब्सोल्युटली मेंस डबल्स में तो बिल्कुल चांस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है। सही कहा, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स नो चांस, मिक्स डबल्स आउटसाइड चांस। चलिए, ये कहानी अब तक भारतीय टेनिस की रियो ओलंपिक को लेकर बहुत करीब है। 5 अगस्त से शुरू होगा, और 5 अगस्त से ही शुरू हो रहे रियो ओलंपिक में रूस के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस पर पाबंदी लगाने के संकेत दिए हैं, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आईओसी की ओर से कहा गया है कि अंतिम फैसला लेने से पहले समिति सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके अलावा आईओसी ने 2014 के सोची विंटर ओलंपिक में शामिल सभी रूसी खिलाड़ियों का फिर से डोप टेस्ट कराने की योजना बनाई है। खेल से हटकर कुछ ऐसा लगता है पॉलिटिकल मसला ज्यादा है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को कनेक्ट किया जा रहा है यूएसए के साथ, और उनकी प्रभाव में इस तरीके की शायद फैसले हो रहे हैं। क्या मानते हैं सर? बिल्कुल, ये ही प्रॉब्लम है, इसीलिए इतना सेंसिटिव है। इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन ने तो इनफ एविडेंस पाके फाइनली उनको डिसाइड किया एज अ कंट्री उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग उस कंट्री में हो रही है, और जब तक हम हार्ड डिसीजंस नहीं लेंगे वो रुकने वाला नहीं है।
पर दूसरी ओर आता है कि उन्होंने अपील कर दिया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, उसका रिजल्ट कल आना है एथलेटिक्स वालों ठीक का। है। दूसरी ओर दूसरे गेम्स में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रशिया, सोवियत यूनियन जैसे पहले था, GDR था, और चाइना जब एंट्री किया, तो ऐसी कंट्रीज अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं थ्रू स्पोर्ट, और स्पोर्ट में जान लगा के सिस्टम को मैनिपुलेट करके कुछ भी तरह से मेडल लेते हैं, और ये प्रॉब्लम हो गया है। दूसरी बात है सेंसिटिव इशू इसलिए है, ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक्स का मायने यही है कि पूरी दुनिया पार्ट ले रही है, टफ कंपटीशन है, और अगर सोवियत यूनियन जैसा ब्लॉक अपसेट हो जाता है और रशिया के कुछ क्लीन एथलीट्स अगर हैं तो वो उनको चांस नहीं मिलता और उसका पॉलिटिकल इशू बना देते हैं, तो फिर हम वापस जाएंगे 1980 और 84 ओलंपिक्स में, जहाँ 80 का इंडिया रिमेंबर हॉकी में गोल्ड जीता था। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नेदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, USA वगैरह ने पार्ट नहीं लिया। और सिमिलरली 84 में जब लॉस एंजलिस में हुआ, उन्होंने बॉयकॉट किया, उसका फायदा वंस अगेन हमें मिला, PT उषा 4th आ गई, तो वो कंपटीशन की वैल्यू चली जाएगी। तो ये सब सोचते हुए ये डिसीजन बहुत सेंसिटिव है, और जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो खेल का मजा वैसे भी किरकिरा हो जाता है। बिल्कुल। तो खेल के अंदर फिलहाल पॉलिटिक्स भूमिका अदा कर रही है। देखना है कि रूस के एथलीट क्या प्री ओलंपिक के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन फुटबॉल की हम बात करें तो भारतीय फुटबॉलर लक्ष्मीकांत कट्टिमनी इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल क्लब गोवा की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। वो टीम के छठे घरेलू खिलाड़ी हैं। इससे पहले भी वो फुटबॉल क्लब गोवा की ओर से गोलकीपर की भूमिका अदा कर चुके हैं। कंटिमनी आई लीग में डैम्पो स्पोर्ट्स क्लब की ओर से भी खेल चुके हैं। कंटिमनी के अलावा देवव्रत रॉय, किनन अल्मेडा, पार्थिस शिरोडकर, रॉबिन सिंह और डेजिल फ्रैंको फुटबॉल क्लब गोवा से जुड़ चुके हैं। और वॉशिंगटन ओपन टेनिस में सैम क्वेरी, बेनॉय पियरे और डैनियल इवांस तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। सैम ने करीब 2 घंटे चले मुकाबले में पॉन फ्रेंटेंजेलो को 6-7, 6-4, 6-4 से हराया। एक अन्य मुकाबले में बेनॉय ने जायडे डोनाल्डसन को 6-0, 7-5 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। ब्रिटेन के डैनियल इवांस ने 12वीं वरीयता हासिल ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-4, 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। और वॉशिंगटन ओपन महिला टेनिस में सबीन लिसिकी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं, लेकिन एक्सनी भूषा और स्लोआन स्टीफेंस को उलटफेर का सामना करना पड़ा। सबीन ने क्रिस्टीना कुकोवा को 6-3, 7-5 से हराया। वहीं जापान की रिजा ओजुकी ने दूसरी वरीयता प्राप्त स्लोआन को 6-2, 6-1 से हराकर उलटफेर किया। कैमिला जॉर्जी ने कनाडा की एवचीनी को 7-5, 6-4 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। इंडोर गेम्स की बात और चेस की चर्चा। इंटरनेशनल चेस मास्टर्स एस रविजेता ने नेशनल चैलेंजर्स चेस का खिताब जीत लिया है। 13वें और निर्णायक राउंड के बाद रवितेजा ने 10 अंकों के साथ खिताब पर कब्जा किया। अपने अंतिम मुकाबले में रवितेजा सूर्य प्रदीप को हरा नहीं पाए, लेकिन ड्रॉ मुकाबले के सहारे वो शीर्ष पर रहे। चंद्र प्रसाद 9.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अंतिम मैच में चंद्र प्रसाद ने विष्णु प्रसाद को हराकर पूरे अंक अर्जित किए, लेकिन वो रवितेजा से पिछड़ गए। कुछ एक्शन गोल्फ का आखिर में। टाइगर वुड्स इन दिनों अपनी सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और वो इस सीजन के अंत तक किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके करियर में ये पहला मौका है जब वुड्स एक सीजन में किसी मेजर चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर टाइगर वुड्स इस सीजन में किसी भी प्रोफेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। वो बीते अगस्त से ही गोल्फ कोर्स से बाहर चल रहे हैं। वुड्स अपनी सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनकी स्थिति में लगातार सुधार है, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। वुड्स के इस फैसले से ये साफ है कि वे इस साल के सभी 4 मेजर चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 40 साल के वुड्स के करियर में ये पहला मौका होगा जब वे सभी मेजर चैंपियनशिप में खेलते नहीं दिखेंगे। टाइगर वुड्स ने 2013 के बाद कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है। उन्होंने आखिरी बार 2008 में कोई मेजर चैंपियनशिप जीती थी। तब से वे US ओपन में चैंपियन बने थे। तो
तो स्पोर्ट्स आर के साथ आज का स्पोर्टिंग एक्शन बस इतना ही चलेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे शुक्रिया अदा अपने एक्सपर्ट का। श्री रुपेंद्र सिंह हमारे साथ थे, आप जाने माने खेल विश्लेषक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स राय में जाहिर करने के लिए। धन्यवाद राशिद। थैंक यू सर। तो एक नजर फिर से चलते हुए अब तक की खेल सुर्खियों पर। एंटीगा में गुरुवार से शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। 5 गेंदबाजों को आजमा सकते हैं विराट कोहली। हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का हुआ निधन, ड्रिबलिंग के लिए दुनिया भर में थे मशहूर। रूस के रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने पर संशय कायम। और सानिया मिर्जा ने जोड़ीदारों के साथ शुरू की रियो ओलंपिक की तैयारी। आपको बता दें कि आप हमारी सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं twitter.com/DD Sports चैनल पर। और आपकी राय का सुझाव का हमेशा की तरह स्वागत है। आप हमें ईमेल करें sportsr4@gmail.com पर। तो बस इतना ही आज के लिए। अनुमति पूरी स्पोर्ट्स आर टीम के साथ। धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।